उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मामले को लेकर सर्वोच्च अदालत में एसएलपी दायर की। विरोधी दलों को साथ लाने की कांग्रेस की कोशिश को लगा झटका। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही हैं। हिरासत में ली गई चीनी महिला पर बिहार पुलिस का बयान। पूछताछ के बाद पुलिस ने जासूसी के एंगल को खारिज किया। महिला की वीजा ड्यूरेशन खत्म हो गई थी। वीजा ड्यूरेशन खत्म होने पर भी भारत में रुकी हुई थी महिला। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी। 10वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी और 21 मार्च 2023 को खत्म होगी। उधर 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 5 अप्रैल तक होगी। वेबसाइट cbse.gov.in से डेटशीट की जानकारी ली जा सकती है। प्रवासी वोटर्स के लिए चुनाव आयोग की नई सुविधा होगी शुरू। प्रवासी मतदाताओं के लिए जल्द चुनाव आयोग शुरू करेगा रिमोट वोटिंग सिस्टम। पाकिस्तान में हिंदू महिला की हत्या पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया। कहा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का ख्याल रखा जाए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान ले। कोविड को लेकर सरकार अलर्ट। 1 जनवरी से चीन, जापान, हांगकांग, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर अनिवार्य होगा। सीबीआई ने आज देश भर के करीब 91 ठिकानों पर छापेमारी की। फर्जी तरीके से विदेशी मेडिकल कॉलेज में नामांकन से जुड़े मामले को लेकर कार्रवाई हो रही है। केरल में पीएफआई कार्यकर्ताओं से जुड़े 56 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। पीएफआई को किसी और नाम से खड़ा करने की साजिश की खबर मिलने पर की गई छापेमारी। केरल के एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम में पीएफआई के कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। सितंबर में पीएफआई पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ का बयान। कहा, राहुल गांधी ने 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा के नियम तोड़े हैं। सुरक्षा चूक पर कांग्रेस गृह मंत्री से शिकायत की थी। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में 21 लोगों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। शीजान के परिवार का भी स्टेटमेंट लिया गया है। तुनिशा के परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। 6 जनवरी 2023 को मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी के लिए कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा की तबीयत में सुधार। डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी कर रही है। अस्पताल से उनकी 1-2 दिन में छुट्टी की जा सकती है। बैंकॉक से कोलकाता आ रहे विमान में जमकर मारपीट हुई। आसमान में कई हजार फीट ऊपर उड़ रहे विमान के अंदर 2 यात्रियों के मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। नासिक में 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक वाहन से करोड़ों के नकली नोटों का जखीरा मिला। गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता। 80 लाख के नकली नोटों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। नकली नोट मार्केट में सर्कुलेट कर रहा था आरोपी। उत्तराखंड में सर्दी का सितम जारी है। हरिद्वार में टूटा 30 साल का रिकॉर्ड। हरिद्वार में बीती रात न्यूनतम तापमान -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। पुंछ जिले के मुगल रोड पर एक बार फिर बर्फबारी हुई, जिससे यहां पर ट्रैफिक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं शीतल राजपूत। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अभी से ही लाल किले की लड़ाई की आहट सुनाई देने लगी है। कांग्रेस नेता एके एंटनी ने बीजेपी को हराने के लिए हिंदुओं के समर्थन पर जोर दिया, तो बीजेपी राहुल गांधी की मंदिर यात्रा को निशाना बना रही है। इधर राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो चला है। ये रिपोर्ट देखिए। ന്യൂനപക്ഷം മാത്രം പോരാ, ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം സമുദായം ഹിന്ദുക്കളാണ്. ന്യൂനപക്ഷത്തോടൊപ്പം ഹിന്ദുക്കളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തെ കൂടി മോദിക്കെതിരാണ് സമരത്തിൽ കൂർത്താൻ സാധിക്കുന്നത്.
അതിന് എല്ലാവരും കുറച്ചുകൂടി ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഇവിടെ മുസ്ലിമിന് പള്ളിയിൽ പോകാം, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാം. ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ആരെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്തിയാൽ ചന്ദന കുളിട്ടാൽ ഓളം തന്നെ അവർ മധു ഹിന്ദുത്വ സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ സമീപനം, ആ സമീപനം മോഡിയുടെ ഭരണം വീണ്ടും വരാൻ മാത്രമേ സഹായിക്കൂ. भारत जोड़ो यात्रा के लाल किला पहुंचते ही 2024 की लड़ाई अंगड़ाई लेने लगी है। पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के इस बयान ने हिंदुत्व की सियासत के लंबरदार बीजेपी को बेचैन कर दिया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एंटनी के बयान को लेकर कांग्रेस के साथ राहुल गांधी को भी घेर लिया। अमित मालवीय ने ट्वीट किया, कांग्रेस के लिए भारत के लोग भारतीय नहीं बल्कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक हिंदू और मुस्लिम हैं। एंटनी का यह बयान दर्शाता है कि राहुल गांधी क्यों मंदिर जाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद केंद्र की सत्ता से बाहर कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा उसे 2024 में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा सकती है। बुधवार को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर दिल्ली से मुंबई तक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस के लिए संजीवनी करार दिया। तो वहीं तिरुवनंतपुरम में कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए ए.के. एंटनी ने हिंदुओं के समर्थन को लाजमी बता दिया। एंटनी के बयान से परेशान बीजेपी नेताओं प्रवक्ताओं की पूरी पलटन कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने में जुट गई। असली नकली हिंदू का सर्टिफिकेट बंटना शुरू हो गया। कांग्रेस के अत्यंत वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी साहब, जिनकी अध्यक्षता में 2014 की भीषण पराजय के बाद कांग्रेस ने कमेटी गठित की थी और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि कांग्रेस एक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय की तरफ झुकी हुई ज्यादा नजर आई। ये पराजय का एक बहुत बड़ा कारण था, परंतु उन्होंने जो रिपोर्ट में लिखा था, आज के उनके बयान से ऐसा लगता है कि संदर्भ और प्रसंग के सहित उन्होंने पूरी व्याख्या कर दी है। 2014 में एक कमेटी बनाई गई थी, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी ने बनाया था चुनाव हारने के बाद। उसमें उन्होंने कोई रिपोर्ट की थी, हालांकि वो सार्वजनिक नहीं हुई। तो उसी का रेफरेंस देते हुए उन्होंने बात कही थी कांग्रेस के खिलाफ एक झूठा प्रचार करके कि हम सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय पर हम निर्भर करते हैं या कांग्रेस उसको लेकर चलती है, यह सच्चाई नहीं है। हम लोगों को सभी समुदाय को साथ लेकर हम चलते हैं। एक बीजेपी के मुख्यमंत्री ने भी डाला है वीडियो के ऑथेंटिसिटी पे मुझे अभी भी शक है। बहरहाल, लेकिन मैं समझता हूँ वो मेरे साथ सांसद हैं, इस तरह की जुबान से किसी का फायदा नहीं है। ए.के. एंटनी साहब ने बयान नहीं दिया है, बल्कि इस बात को कबूल किया है, स्वीकार किया है। ये उनका कबूलनामा है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू हित की उपेक्षा करती है। कांग्रेस पार्टी हिंदू समाज और जो बहुसंख्यक समाज है उसको अपमानित करती है। एंटनी के बयान से इतर राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक पर भी सियासत जारी है। कांग्रेस की तरफ से गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी के जवाब में गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी पर ही सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज करने का कसूरवार ठहरा दिया है। दरअसल राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था, जिसमें ये शिकायत की गई थी कि 24 दिसंबर को दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई थी। बुधवार को कांग्रेस ने इस बाबत एक वीडियो भी जारी किया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वीडियो जारी होने के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने कहा है कि राहुल गांधी ने 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है। राहुल गांधी के सुरक्षा में चूक के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जो शिकायत की थी, उस पर सीआरपीएफ ने अपना जवाब दिया है। सीआरपीएफ ने उल्टा राहुल गांधी पर ही सवाल खड़े किए हैं कि इन्होंने कई बार नियमों का उल्लंघन किया है, सिक्योरिटी उन्होंने खुद कई बार तोड़ी है। सीआरपीएफ ने अपने जवाब में ये भी कहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा सिक्योरिटी लैब्स है उस पर अलग से अभी जांच की जा रही है। इसका मतलब सीआरपीएफ आने वाले दिनों में एक और इस पर जवाब जारी कर सकता है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा में खलल डालने की साजिश रच रही है और राहुल गांधी की सुरक्षा भी खतरे में है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी खुद अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाह है और कांग्रेस इस मुद्दे को प्रचार के लिए तूल दे रही है। देखिए बार बार जब उनके यहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही है, जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है,
अब वो भीड़ नहीं हो रही है, उसको नया एंगल देने के लिए हमें सुरक्षा नहीं मिल रही है, सुरक्षा नहीं है। वो ये थोड़ी मान लेंगे कि हमने पूरी सिक्योरिटी नहीं दी थी। देखिए, जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो ये बैलेंस करना पड़ता है। और जब दिल्ली के अंदर यात्रा पहुंचती है तो ऐसी लापरवाही देखी गई और उसी चीज़ का संज्ञान लेते हुए ये बात गृह मंत्रालय को कहा गया। देखो, एक बात समझ लो, किसी भी यात्रा का अगर उद्देश्य टी शर्ट का टशन हो और तिरंगा मिशन ना हो तो वो इसी तरह के बहके बेसुरे बेबुनियाद बयान सुनाई पड़ेंगे। 3 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी, जिसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी की तरफ से अखिलेश यादव और मायावती को भी न्योता दिया गया है। लेकिन पहले यात्रा में शामिल होने से इनकार कर चुके अखिलेश ने बिना लाग लपेट ये कह दिया कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क ही नहीं है। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को चुनावी लाभ मिलेगा या नहीं, मिलेगा तो किस हद तक मिलेगा, इन सारे सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना तय है कि इस यात्रा ने कांग्रेस संगठन में नई जान फूंक दी है। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना हो चला है। दूसरी पार्टियां भी यात्रा निकालने की योजना बनाने में जुट गई हैं। यानी 2024 की चुनावी लड़ाई में यात्रा की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता है। पल्लवी झा और कुमार गौरव के साथ प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने का वादा कर चुके योगी आदित्यनाथ की सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है। लेकिन विपक्ष ने योगी सरकार पर हमला करना नहीं छोड़ा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर कहा है कि बीजेपी पिछड़ों के साथ ही दलितों का भी आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है। हालांकि अखिलेश के इस आरोप के बाद बीजेपी, निषाद पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राजभर की पार्टी अखिलेश यादव को ही आरक्षण विरोधी बताने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ों के प्रति व्यवहार हमेशा सौतेला रहा है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है। बल्कि बाबा साहब द्वारा पिछड़े और शोषित समाज को मिले अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के साथ ही उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की रहनुमाई पर रार छिड़ गई है। विपक्ष योगी सरकार पर पिछड़ों की हकमारी का आरोप लगा रहा है, तो योगी सरकार भी पिछड़ों के साथ दिखने की खातिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गई है। लेकिन अखिलेश यादव की माने तो बीजेपी साजिश के तहत पिछड़े दलितों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ओबीसी दलित उनका आरक्षण छीन करके उनकी आने वाली नस्लों को हजारों साल पीछे धकेलने का भी षड्यंत्र और साजिश सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर पिछड़ों का तो वोट चाहती है, लेकिन सत्ता में उन्हें भागीदारी नहीं देना चाहती कि आज पिछड़ों का छीना है, कल दलितों का भी छीनेंगे। इसलिए लगातार सरकार भेदभाव कर रही है। पिछड़ा वर्ग का जो संगठन है उसके लोग तैयार कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ पूरे सहयोग और मदद के साथ खड़ी होगी। पिछड़ों को आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने आर पार की जंग छेड़ दी है। पिछले 24 घंटे के अंदर दूसरी बार मीडिया के सामने आए अखिलेश यादव ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग कर दी है, तो लगे हाथ जातीय जनगणना के जिन्न को भी सियासी बोतल से बाहर निकाल दिया है। लेकिन बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां अखिलेश यादव को ही पिछड़ा विरोधी बताने पर तुली हुई हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि सदन बुला करके उन्हें बहस करनी चाहिए। जब उनकी नीयत साफ है तो सदन बुलाएं और सदन में अपनी जो पक्ष है वो पूरा का पूरा साफ रखें। और जहां जनगणना का सवाल है, समाजवादी पार्टी की हमेशा मांग रही है कि जाति जनगणना हो, कि जाति जनगणना समाजवादी सरकार बनने पर की जाएगी और 3 महीने में करके दिखाई जाएगी। समाजवादी पार्टी पिछड़ों का नाम लेकर राजनीति करती रही, लेकिन आप उनका इतिहास देखोगे
तो उनकी पार्टी पिछड़ा विरोधी है और उन्होंने केवल एक बिरादरी के लिए और बिरादरी में भी एक परिवार के लिए उन्होंने काम किया है। आज के दिन में अगर कोर्ट ने टिप्पणी किया है तो मैं उस पर सम्मान भी करता हूं कोर्ट के आर्डर का, लेकिन पहले हम अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इतनी तत्पर पिछड़ी जातियों के साथ खड़ा रहना हमारे आज के दिन में। विपक्षियों के मुंह पर ये ताला है एक तरीके से कि जो कहते थे कि पिछड़ों के हक नहीं है, पिछड़ों के लिए भाजपा नहीं है। जिस बात की पुष्टि सरकार ने भी स्वीकार किया, हम भी स्वीकार कर रहे हैं, सभी लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, आरक्षण में जो पिछड़ों का आरक्षण है उसमें गड़बड़ी हुई है और उसको जब तक सरकार जो आयोग गठित किया है, सरकार भी कह रही है कि हम आरक्षण दे करके ही हम चुनाव कराएंगे और हम लोग भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी कटिबद्ध है कि हम बगैर आरक्षण के चुनाव नहीं होने देंगे। अभी हमारे एक बड़े नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आ गया, हम तो बड़े आश्चर्यचकित हैं। बारे नेता प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया था, याद होगा शायद आप लोगों को। प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने खत्म किया था। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में हाईकोर्ट की तरफ से ओबीसी आरक्षण को रद्द कर चुनाव कराने के आदेश के बाद से ही समाजवादी पार्टी समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। हालांकि योगी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद पिछड़ों को आरक्षण दिलाने के लिए एक आयोग का भी गठन कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी ये कह चुके हैं कि ओबीसी को आरक्षण दिए बगैर निकाय चुनाव नहीं होगा और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी विशेष अनुज्ञा याचिका भी दाखिल कर दी है, जिस पर 1 जनवरी से बहस भी शुरू हो जाएगी। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। और अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में जेट प्लेन हेलीकॉप्टर खरीद पर महागठबंधन सरकार और विपक्षी बीजेपी के बीच सियासी रार ठन गई है। बीजेपी का कहना है कि इस प्लेन का इस्तेमाल 2024 के चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ किया जाएगा, लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम ने बीजेपी से पूछा है कि क्या वो नहीं चाहते कि बिहार के पास अपना प्लेन हो। आखिर सुशील मोदी अपनी पुरानी मांग को गलत क्यों ठहरा रहे हैं। बिहार ऐसा राज्य है जहां खुद का प्लेन नहीं है, ना हेलीकॉप्टर है। इससे पहले जो राज्य सरकार जो प्लेन और हेलीकॉप्टर पे चढ़ती थी वो लीज पे था और इस पे क्या टिप्पा टिप्पणी, इस पे क्या बीजेपी की आपत्ति है। गुजरात सरकार लेती है तो सरकार प्रचार करेंगे। क्या बात, क्या बकवास। कैबिनेट नोट पढ़ लीजिए। चलिए, राज्य सरकार के कार्यक्रमों को लेकर 15 साल तक आपने नहीं खरीदा और जब विदाई का समय आया है तो क्या ये तेजस्वी यादव को गिफ्ट करने के लिए इसको खरीदा जा रहा है। ये बाजार में लीज पर या किराए पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, अन्यथा जो सरकार खरीदेगी उसके पायलट्स, फिर स्टैंड बाई पायलट्स, फिर इंजीनियर्स, फिर मेंटेनेंस, वो इतना बड़ा खर्च है कि उसका वहन करना उससे ज़्यादा आसान है कि आप नया खरीदने के बजाय आप पुराने को ही ले लीजिए, लीज पर या किराए पर आप ले लीजिए, तो ज़्यादा बेहतर उसका इस्तेमाल होगा। अरे पहले ही से कह रहा था वो सब पहले ही से, आप जानते नहीं है कि हम लोग रखे नहीं थे और उसके बाद उसको दे दिए थे जो ट्रेनिंग होता है वहाँ, और फिर हम लोग लाए थे। आप समझते हैं ये कितना बढ़िया लाए थे, भाड़ा पर उसको लाए और अब उसके बाद यही देखा गया कि नहीं, अगर अब अपनी तरफ से भी आ जाएगा सरकार का तब बड़ा अच्छा रहा। इस सबके हित में है। हमको आश्चर्य लगता है कि कौन क्या बोलता है। अगर आप पूछ लीजिएगा पहले ही लोग क्या बोलते रहते थे कि अपना खरीदाना चाहिए। और अगली खबर झारखंड से है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आज अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर रांची के प्रोजेक्ट भवन में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम को जनसेवा के 3 वर्ष का नाम दिया गया। इस प्रोग्राम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो साथ ही राज्य को विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करने का संकल्प दोहरा दिया। तमाम सियासी झंझावातों से गुजरते हुए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर सरकार ने जनसेवा के 3 साल नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसे सीएम हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। सीएम ने कहा कि उन्होंने सरकार गठन के साथ ही कई उतार चढ़ाव देखे, आपदाएं देखी और घबराए बिना काम किया। हेमंत सोरेन ने दावा किया कि जल्द ही झारखंड विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार हो जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने किसानों के बीच सुखाड़ राहत पैकेज का वितरण किया।
इस दावे के साथ कि पहली बार झारखंड के किसानों के खाते में समय पर सूखा राहत का पैसा पहुंचा है। किसानों को आज लगभग 232 करोड़ रुपए अभी एक बटन दबाकर पूरे राज्य में वितरित कर दिया गया। उसी प्रकार किशोरी समृद्धि के जो हमारी किशोरी बच्चियां हैं उनको जो आज के दिन में 552 किशोरियों से अधिक बच्चों को के बीच में लगभग 219 करोड़ रुपए वितरित किए गए। इस शुभ अवसर पर पूरे राज्य में 890 करोड़ रुपए सरकार ने वितरित किए। सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने जोहार खिलाड़ी पोर्टल लॉन्च किया, तो साथ ही जोहार परियोजना पोर्टल भी लॉन्च किया। हेमंत सोरेन ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की शुरुआत की, तो साथ ही सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत छात्राओं के खाते में 219 करोड़ रुपए डाले। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 साल से ठहरा झारखंड अब प्रगति के पथ पर चल पड़ा है। जनसेवा के 3 साल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने दावा किया कि सरकार ने जनता से जो भी वादा किया था उसे पूरा किया है, चाहे 1932 की खातियान आधारित स्थानीय नीति की बात हो या फिर सरना धर्म कोड की। हम लोग ने कहा था कि अगर ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, 27% आरक्षण देने के काम हम लोग ने कहा। हम लोग ने कहा था 1932 के खतियान के आधार पर यहाँ पर स्थानीय और नियोजन की बात करेंगे, वो भी हम लोग ने करके दिखाया। इसलिए हमने कहा कि हम लोग ने जो अपने मैनिफेस्टो में जो डाले थे उस काम को भी हम लोग ने करने की अंजाम देने के काम किया। राज्य में अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर हेमंत सोरेन पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आए। पिछड़ा समझे जाने वाले झारखंड को बुलंदियों पर ले जाने का संकल्प लेते दिखे। विवेक चंद्र, रांची, न्यूज़ 24। आप देख रहे थे निष्पक्ष न्यूज। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24।